तो शेरों और चीतों, स्वागत है आप सबका लेक्चर नंबर 92 में, जहां पे केमिकल काइनेटिक्स का आज का सेकंड लेक्चर होगा। ठीक है, तो यस, फॉर अ रीजन आई हैड अ हेयर कट कि चलो थोड़ा सा प्रेजेंटेबल लगेगा। सो थैंक्स फॉर कॉम्प्लीमेंटिंग मुझे पता है आप कर रहे होगे। तो लेक्चर नंबर 92 स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लेक्चर नंबर 91 में हमने देखा बेसिक्स को, जहां पे केमिकल काइनेटिक्स का मतलब हमने जाना अच्छे से कि केमिकल काइनेटिक्स क्या है, किस तरह से रिएक्शंस का मैकेनिज्म वर्क करता है, किस तरह से कंसंट्रेशन एक इंपॉर्टेंट टर्म है, टाइम के साथ जो कम होती है और प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन बढ़ती जाती है। सो वी हैव टू सी बोथ वेज कि अगर ए की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है तो बी की बढ़ेगी, क्योंकि ए खुद को मिटा रहा है बी को बनाने के लिए। सो ए इज रिएक्टेंट एंड बी इज प्रोडक्ट। द रिएक्टेंट इज ऑलवेज प्रेजेंट ऑन द लेफ्ट साइड, द प्रोडक्ट ऑन द राइट साइड। ओके, तो चलो इजी चीजें बार बार लेके बोर होता है थोड़ा सा, तो आगे बढ़ते हैं फटाक से। ठीक है, तो लेक्चर नंबर 92 में आज हम पढ़ेंगे कि कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम किस तरह से रिलेशन होता है, और जैसा कि मैंने बोला था ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आज के, उनको हम पढ़ेंगे। और उसके बाद आरडीएस के बारे में पढ़ेंगे, दैट इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, विच इज अकॉर्डिंग टू द एसएससी बोर्ड और एचएससी फॉर स्टैंडर्ड 12। तो ए और बी ये रिएक्टेंट हो गए, ए बी सी डी, इसी लेटर्स को हम लेंगे, कोई रिएक्टेंट केमिकल वाला नहीं लेंगे क्योंकि ये चीजें समझने में आसानी होंगी। तो विल स्टार्ट। सो कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम, द फर्स्ट टॉपिक। अब देखो, जैसा कि मैंने बोला कि ए गिव्स बी, ओके, दिस इज अ केमिकल रिएक्शन इन विच ए गिव्स बी, द कंसंट्रेशन ऑफ ए डिक्रीजेस टू गिव राइज इन द कंसंट्रेशन इन बी। तो शेरो ध्यान से देखना, अब अगर लीनियर डिक्रीज है कंसंट्रेशन में विद टाइम, ओके, समझो वाई एक्सिस में मैंने बना दिया कंसंट्रेशन टर्म, यहां पे टाइम। ठीक है, अगर कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम में लीनियर डिक्रीज है ना, कंसंट्रेशन ऑफ ए में लीनियर डिक्रीज है, यानी कि ए धीरे धीरे कम हो रहा है, यानी कि सबसे पहले टाइम जब 0 था, यानी कि शुरुआत में, तो समझो मैंने लिया ए का कंसंट्रेशन एज 1 मोल्स पर मीटर क्यूब। ओके, ये मेरा ए का कॉन्सेंट्रेशन है। जब मैंने टाइम देखा, इट्स 5 सेकेंड्स, द कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज टू 0.9। एट 10 सेकेंड्स द कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज टू 0.8। एट सिमिलरली 15 सेकेंड्स it decreased to 0.7. So you can see the difference between both concentration and time, that is delta t, which is change in time, is 5 seconds, okay, for each interval, and similarly delta c, that is change in concentration, is 0.1 moles per meter cube, है ना? समझ रहे हो शेरो? अरे बहुत आसान है यार, एकदम लीनियर रिलेशनशिप बता रहा हूं मैं। मतलब कैसा, टाइम 5-5 सेकंड में घट रहा है, ठीक है, 5-5 सेकंड से आगे बढ़ रहा है, उसी तरह कॉन्सेंट्रेशन 0.1 मोल से घट रहा है ए का। तो ये डेल्टा टी डेल्टा सी है। तो रेट ऑफ द रिएक्शन क्या है, रेट किस तरह से डिफाइन करेंगे हम लोग, वही है ना जो पिछले लेक्चर में बोला था, रेट इज इक्वल टू चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम। अब चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन या तो ए का हो सकता है या तो बी का हो सकता है, सो इट इज डेल्टा सी ए और डेल्टा सी बी। ओके, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम, दैट इज रेट। अब ये किसके लिए होगा, डेल्टा सी और डेल्टा टी लीनियर के लिए। किसके लिए, लीनियर के लिए। लेकिन अगर मैं बोलूं कि भाई एक्सपोनेंशियल हो रहा है, अब एक्सपोनेंशियल क्या है भाई साहब, है ना, एक्सपोनेंशियल क्या है, सारे चीतों को तो पता होगा लीनियर रिलेशनशिप क्या है, नहीं भी पता हो तो सीधा सीधा समझ में आ रहा है। अब रेट ऑफ द रिएक्शन किस तरह से, मुझे इस तरह से तो आसानी से मिल जाएगा। अगर दुनिया की सारी रिएक्शन इस तरह से लीनियर होने लगी तो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन, चेंज इन टाइम, डेल्टा सी डेल्टा टी आराम से पता चल जाएगा। अब मेरे को बताओ, आप लोग यहां से कैलकुलेट करके बता सकते हो कि अगर टाइम मेरा कितने टाइम मेरा 30 सेकेंड्स पे चला जाएगा तो कॉन्सेंट्रेशन कितनी होगी, आप लोग बता सकते हो। देखो 5 पे 0.9 है, 10 पे 0.8 है, 15 पे 0.7 है, यानी कि 0.1 मोल से घट रहा है जैसे जैसे टाइम 5-5 सेकंड के इंटरवल से बढ़ रहा है। तो आप लोग किसी भी टाइम इंटरवल पे गेस करके नहीं, सीधा सीधा देख के बता सकते हो कि इस टाइम पे कितना कॉन्सेंट्रेशन होने वाला है। ठीक है, अगर ऐसे सारे रिएक्शन वर्क करते इस मैकेनिज्म पे तो मेरे को ये चैप्टर की जरूरत पड़ती क्या, नहीं ना, सीधी सी बात है। तो लीनियर रिलेशनशिप तुमको नहीं होगा, लीनियर रिलेशनशिप होता तो तुम लोग अभी 11th में होते। लीनियर रिलेशनशिप को नहीं सीखना। एक्सपोनेंशियल में क्या होगा, जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ेगा
कॉन्सेंट्रेशन ग्रेजुअली इंक्रीज ग्रेजुअली डिक्रीज किस तरह से भी होगा, ठीक है, मतलब इस तरह से कुछ ऐसा एक्सपोनेंशियल डिक्रीज आएगा, है ना, यानी कि टाइम अगर 0 सेकेंड्स है तो कॉन्सेंट्रेशन समझो 1 मोल्स पर मीटर क्यूब है। अब टाइम हो गया 5 सेकेंड तो इसका कुछ डिक्रीज हो गया 0.97, 10 सेकेंड पे 0.90, ओके, फिर 15 सेकेंड पे 0.86। तो यू कैन सी कि लीनियर इसमें रिलेशनशिप कुछ भी नहीं है, ओके, यू कांट गेस द फैशन इन विच इट इज डिक्रीजिंग, ओके, यू कांट जस्ट गेस द फैशन इन विच इट इज डिक्रीजिंग। सो दैट्स द रीजन हमने कुछ फॉर्मूलेज डेवलप किए हैं कुछ स्पेसिफिक रिएक्शंस के लिए, ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी के कंसेप्ट्स आए हैं जिसके हिसाब से हम रिएक्शन का अच्छे से मैकेनिज्म बना के कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज फाइंड कर सकते हैं। सो एक्सपोनेंशियल डिक्रीज है। अब मेरे को इस टाइम पे मेरे को पता करना है कि इस टाइम पे ए का कॉन्सेंट्रेशन कितना है। मैं सीधा ऊपर जाऊंगा, ओके, एंड आई विल जस्ट लुक एट दिस, ओके, द कॉन्सेंट्रेशन, आई विल गेट द टर्म हियर। बट ये लाइन कहां से मिलती है ना, ये लाइन कहां से मिलती है, ये एक्सपेरिमेंट से मिलती है, ओके, एक्सपेरिमेंट से मिलती है। बीकर में जब आप किसी रिएक्टेंट को मिलाओगे वो प्रोडक्ट बनेगा धीरे धीरे, तो किस तरह से प्रोडक्ट बनता है उसको आइडेंटिफाई करना है, हर एक टाइम पे उसका रिकॉर्ड नोट करना है कि इस टाइम पे कितना, इस टाइम पे कितना। सो विल गेट अ ग्राफ लाइक दिस, ओके, विल गेट अ ग्राफ लाइक दिस एंड एट एनी टाइम यू कैन फाइंड द कॉन्सेंट्रेशन। सो हाउ टू डिटरमाइन रेट ऑफ द रिएक्शन? At any point, if you want to determine the rate of the reaction, at that point you should draw a tangent, okay, you should draw a tangent to it and find the slope which gives you the rate of the reaction. अब तुमको पता है कि टेंजेंट, स्लोप, नॉर्मल, इन सब में क्या रिलेशन होता है, डिफरेंशिएशन का, ओके, डिफरेंशिएशन का। तो अगर इस तरह से कोई चीज डिक्रीज होती है उनको मैं कहता हूं लीनियर डिक्रीज, लेकिन इस तरह से एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होता है, सो आई से इट एज डिफरेंशियल डिक्रीज, डिफरेंशियल डिक्रीज, क्योंकि मेरे को एग्जैक्ट फैशन पता नहीं है बट इट्स डिक्रीजिंग। सो एनी टर्म विच इज डिक्रीजिंग और डिग्रेडिंग, डिफरेंशिएशन टर्म कम्स इनटू पिक्चर। और किसी भी चीज को सम अप करना है, किसी भी चीज को सम अप करना है ना, एक ईंट है तो मेरे को एक घर बनाना है, उसका एरिया दिया है, तो उस घर को कितनी सारी ईंटें लगेंगी, एक ईंट का एरिया दिया है मेरे को, तो इस चीज के लिए आपको क्या करने का है, सम अप करना है ना, कितनी सारी ईंटें लगेंगी। सो एट दैट टाइम यू यूज इंटीग्रेशन। लेकिन अगर किसी चीज को डिक्रीज करना है, बड़े से छोटा, कोई चीज कम रही है, घट हो रही है ना, घट रही है, तो उसमें क्या, dy dt, ओके, dy dt यहां पे क्यों लिया मैंने, क्योंकि विथ रिस्पेक्ट टू टाइम डिक्रीज हो रहा है। सो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A gives B, okay, so decrease in the rate I will give it as d concentration of A by dt, okay, so concentration is decreasing with respect to time of A, तो ये इस तरह से मेरा टर्म आएगा for an exponential decrease, okay, so ये थे बेसिक्स concentration वर्सेस टाइम के, जहां पे आप समझ सकते हो कि डिफरेंशिएशन टर्म मैंने क्यों लिया, और लीनियर टर्म्स अगर होंगे तो मैं सिर्फ डेल्टा सी डेल्टा टी लेके काम खत्म कर दूंगा, है ना, मेंटो जिंदगी बन जाएगी वो तो। लेकिन यहां पे क्या हो रहा है, डिफरेंशिएशन टर्म लेना पड़ रहा है, तो चीजें कॉम्प्लेक्स होंगी, और कॉम्प्लेक्स होंगी इसीलिए हम लोग 12th में हैं। सो ऑल इज रिलेटेबल, ऑल इज कंक्लूसिव, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी पे। अब ये सब समझ में आ गई, इतनी कॉम्प्लेक्स चीजें, तो ये आसान चीजें तो समझ में आ ही जाएंगी। ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन मतलब क्या, कि समझो A प्लस बी गिव्स C प्लस D। आई वुड लाइक टू इंक्लूड द स्टाइशोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स, यानी कि 2A प्लस 3B 4C प्लस 5D, इस तरह से होता है, तो कुछ भी नंबर्स रह सकते हैं। सो आई टेक इट एज AA, BB, CC एंड DD। द स्मॉल लेटर्स डिटरमाइन द कोएफिशिएंट्स, यानी कि नंबर्स, और ABCD आर द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स ऑफ द रिस्पेक्टिव रिएक्शन। तो शेयर हो, ध्यान दो अच्छे से। ऑर्डर मतलब क्या, अब देखो यार, रेट ऑफ द रिएक्शन मैंने सिखाया था, तुम लोग कैसे लिख सकते हो, रेट ऑफ द रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन, तो इक्वल टू डाल के मैंने के रेट कांस्टेंट, और यहां पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी, और रेस टू मैंने एक्स प्लस वाई कुछ कंपोनेंट्स दिए थे, तो एक्स और वाई कुछ कंपोनेंट्स दिए थे। सो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज डिफाइंड एज द सम ऑफ द रिएक्टेंट एक्सपोनेंट्स, दैट इज एक्स प्लस वाई इज द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, ठीक है। एक्स और वाई को ऐड करोगे तो क्या है, वो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन देगा। अब जैसा कि मैंने बोला, एक्स और वाई और ये, ठीक है, ये और ये इक्वल नहीं रहते, स्टाइशोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स अलग हैं, ठीक है,
और ये जो कंपोनेंट्स बोल रहा हूं मैं, ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज से हमको मिलते हैं। तो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन डिटरमाइन करने के लिए हम रिएक्शन को देख के ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन कभी डिटरमाइन नहीं कर सकते यार, एक्सपेरिमेंट मेरे को करना जरूरी है। तो ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी के बीच में डिफरेंस बिटवीन हमेशा पूछा जाता है 3 मार्क्स के लिए। सो इसको प्लीज आप लोग IMP नोट डाउन कर लीजिए, या जिस तरह पे आप लोग लिखते हो, अगर VVIMP ऐसा आपका फैशन है, इसको भी कर लो क्योंकि VVIMP है, ठीक है, आएगा, पक्का आएगा। तो x प्लस वाई क्या है? ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। अब जैसा कि मैंने बोला x और y हमको एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन होते हैं, रिएक्शन को देख के हम लोग नहीं डिटरमाइन कर सकते, चाहे वो स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स के भी इक्वल आ जाए, लेकिन रिएक्शन से ही वेरीफाई करना है, ठीक है। सो दिस इज ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, इट्स बेसिक, जस्ट द सम ऑफ द एक्सपोनेंट्स ऑफ द रिएक्टेंट टर्म्स, ओके, इन इंग्लिश। तो ये हो गया ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। अब मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन सीखने के लिए आपको पहले 2 तरह के रिएक्शन बता देता हूं 2 मिनट में, ठीक है। मॉलिक्यूलरिटी, इसको सीखने के लिए सबसे पहले 2 तरह के रिएक्शन सीखने पड़ेंगे, एलिमेंट्री रिएक्शन, नॉन एलिमेंट्री रिएक्शन। बोल रहे हो सर क्या है, आप टॉपिक पे टॉपिक निकालते जा रहे हो यार, खत्म ही नहीं हो रहा। बोल रहे हो फटाक से हो जाए, फटाक से, अरे छोटा छोटा ही है ना, ठीक है, पार्ट पार्ट में देखो, 2 मिनट पॉज कर लो फिर वापस देखो, ठीक है, लेकिन बोर नहीं होना, आधे में छोड़ना नहीं है, ठीक है। अब देखो एलिमेंट्री, नॉन एलिमेंट्री। एलिमेंट्री मतलब क्या? सिंगल स्टेप रिएक्शन, सिंगल स्टेप रिएक्शन। नॉन एलिमेंट्री मतलब क्या? रिएक्शंस टेकिंग प्लेस इन मल्टीपल स्टेप्स। अब फटाक से एग्जांपल दे देता हूं मैं, ठीक है। C + O2 gives CO2, ये सिंगल स्टेप रिएक्शन है, मतलब एक स्टेप में हो गया, ठीक है। मल्टीपल स्टेप्स मतलब क्या? A बना रहा है D को, एक रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट D बना रहा है, उसके पहले A बनाएगा B बनाएगा C, और फिर C बनाएगा D। तो मैं ओवरऑल रिएक्शन कैसे लिखता हूं? A gives D। ये क्या हो रहा है? एक रिएक्शन होने के लिए 3 स्टेप लग रहे हैं, पहले ये बना रहा है, फिर ये बना रहा है, फिर ये बना रहा है, फिर बन रहा है मेरा रिएक्शन, है ना, लास्ट में मेरा प्रोडक्ट बन के आ रहा है। तो ये मल्टीपल स्टेप में हो रहा है, ठीक है। तो ये नॉन एलिमेंट्री रिएक्शन है जो सिंगल स्टेप में नहीं कर पाते लोग कंप्लीट। इस रिएक्शन को प्रोडक्ट बनाने के लिए, रिएक्टेंट को प्रोडक्ट बनाने के लिए 2 से 3 रिएक्शन से गुजरना पड़ता है। सेमी प्रोडक्ट्स बनाने पड़ते हैं, सबसे पहले क्या बनाने पड़ते हैं? सेमी प्रोडक्ट्स, है ना, पहले सेमी प्रोडक्ट्स बनाने पड़ते हैं, फिर जाके एंड प्रोडक्ट बनता है। एलिमेंट्री रिएक्शन में सिंगल स्टेप में मुझे फाइनल प्रोडक्ट की प्राप्ति हो जाती है, ओके, वी गेट द फाइनल प्रोडक्ट इन अ सिंगल स्टेप। So it is elementary reaction and this is non-elementary reaction. Okay, this is very very easy. So if you want me to repeat, please mention in the comment section, तो मैं डीप में और बता सकूं, लेकिन डीप में बताने लायक कुछ है नहीं। अगर डीप में बताऊंगा भी तो फिर एग्जांपल्स लेंगे हम लोग, तो उसमें टाइम वेस्ट होगा। ये बेसिक है, आप लोग इसको समझ सकते हो और इससे आगे बढ़ सकते हो केमिकल काइनेटिक्स में, ठीक है। सो ये एलिमेंट्री है, नॉन एलिमेंट्री। अब देखो मॉलिक्यूलरिटी मतलब क्या? नंबर ऑफ केमिकल स्पीसीज, number of chemical species taking part in elementary reaction, है ना। अब आपको डेफिनेशन समझ में आ गया होगा, क्योंकि टेक्स्ट बुक में एलिमेंट्री रिएक्शन और नॉन एलिमेंट्री क्या है नहीं बताया, 11th में था, मैंने रिपीट किया। मॉलिक्यूलरिटी मतलब क्या? केमिकल स्पीसीज टेकिंग पार्ट इन एलिमेंट्री रिएक्शन, यानी कि कितने केमिकल स्पीसीज सिंगल स्टेप में भाग ले रहे हैं। अब ये ए का सीधा डी बना रहा है, तो इसमें 1 2 3 सारे रिएक्शन हो रहे हैं, और 3 मेरे को स्टेप बनाने पड़ रहे हैं, और 3 केमिकल स्पीसीज बन रहे हैं वहां पे। तो हम लोग उसको मॉलिक्यूलरिटी में 3 नहीं गिनेंगे, राइट। मॉलिक्यूलरिटी क्या डिफाइन करता है कि सिंगल स्टेप में भाई तू कितने केमिकल स्पीसीज का इस्तेमाल कर रहा है, सिंगल स्टेप में ही मेरे रिएक्टेंट कितने यूज हो रहे हैं। ओके, सो आई कैन राइट इट एज रिएक्टेंट्स यूज्ड इन सिंगल स्टेप, राइट। ये मेंटोस डेफिनेशन हो गया तुम्हारा वाला, रिएक्टेंट्स यूज्ड इन सिंगल स्टेप, सिंगल स्टेप में कितने रिएक्टेंट्स कंज्यूम हो रहे हैं या यूज हो रहे हैं। और ये टेक्स्ट बुक वाली डेफिनेशन है, नंबर ऑफ द केमिकल स्पीसीज टेकिंग प्लेस इन एन एलिमेंट्री रिएक्शन इज कॉल्ड मॉलिक्यूलरिटी, ठीक है। तो ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी खत्म हो गया। ऑर्डर यानी कि क्या? एक्सपोनेंट से x + y करना है, और मॉलिक्यूलरिटी मतलब क्या? नंबर ऑफ केमिकल स्पीसीज टेकिंग पार्ट इन एलिमेंट्री रिएक्शन। तो एक डिफरेंस बिटवीन यहां बन गया कि मॉलिक्यूलरिटी में रिएक्शन को देख के बता सकता हूं, ऑर्डर मीनवाइल इट इज एन एक्सपेरिमेंटल टर्म, तो मैं रिएक्शन को देख के ऑर्डर कभी बता नहीं सकता, ठीक है। तो ये एक मेरा डिफरेंस बिटवीन का पॉइंट हो गया। तो ऑर्डर, मॉलिक्यूलरिटी हो गया हमारा, कॉन्सेंट्रेशन टाइम हो गया जिसमें डिफरेंशिएशन टर्म। तो कॉन्सेंट्रेशन में डिफरेंशिएशन टर्म को
हम लोग वापस देख लेंगे, ठीक है, यानी कि डिफरेंशिएशन टर्म में किस तरह से चीजें चेंज होती है। तो देखो शेरू बहुत ज्यादा आसान है। अगर मैं एक रिएक्शन लिखता हूं कोई भी, A gives 3B + C, तो रेट ऑफ द रिएक्शन में कैसे लिखूंगा? जैसे कि मैंने बताया था, रेट ऑफ द रिएक्शन, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A, डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज dA/dt। अब कॉन्सेंट्रेशन A मेरा कम हो रहा है, तो इसलिए यहां पे नेगेटिव साइन आएगी रेट ऑफ द रिएक्शन में, ठीक है। तो रेट ऑफ द रिएक्शन क्या आएगा? -dA/dt। बट विथ रिस्पेक्ट टू प्रोडक्ट इफ आई राइट, तो प्रोडक्ट के हिसाब से रेट ऑफ द रिएक्शन क्या होगा? अब ये दोनों टर्म्स इक्वल है, ठीक है, dB/dt। अब यहां पे फैक्टर आएगा 1/3, क्योंकि 1 मोल A से 3 मोल्स B बन रहे हैं, ठीक है, 1 मोल A से तो 3 मोल्स B बन रहे हैं, ओके। सो dB/dt अगर 1 मोल में इस्तेमाल करूंगा, ठीक है, तो यानी कि 1/3 मेरा फैक्टर यहां पे आएगा, अगर स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट जो भी रहता है आपका। सो 1/3 आपको लिखना मैंडेटरी है। अब यहां पे प्लस साइन आएगी क्योंकि B बन रहा है, दैट इज मींस कि कंसंट्रेशन उसका बढ़ रहा है। वापस C के हिसाब से मैं अगर लिखूं, सो इट इज dC/dt, दैट इज 1 मोल ऑफ A इज रिक्वायर्ड टू मेक 1 मोल ऑफ C, सो -1A एंड इट इज +1C, ठीक है। सो अगेन यार प्लस साइन। तो प्रोडक्ट के लिए आप लोग प्लस लिखेंगे रेट ऑफ द रिएक्शन में, रिएक्टेंट के लिए माइनस लिखेंगे। जो भी कोएफिशिएंट या स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट के टर्म्स है उसको आपको 1 करके रेशियो के हिसाब से इस रिएक्टेंट रेट ऑफ द रिएक्शन टर्म में इंक्लूड करना है, ठीक है। सो ये थे बेसिक रिएक्शन राइटिंग के रूल्स, जहां पे डिफरेंशिएशन आप लोग यूज करके किस तरह से आप लोग डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन या इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन को दिखा सकते हो, ठीक है। सो ये था हमारा डिफरेंशिएशन टर्म, ऑर्डर, मॉलिक्यूलरिटी। अब आज का लास्ट टॉपिक RDS, विच इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, ठीक है। मुझे पता है थोड़ा ज्यादा हो गया है, लेकिन RDS बहुत ज्यादा आसान है, इसमें आपको कोई दिमाग खर्च नहीं करना पड़ेगा ज्यादा, बस बैठ के सुन लोगे। सो इट्स इनटू योर ब्रेन इन कपल ऑफ सेकंड्स, ओके। सो RDS, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। सबसे पहले मैं एक आसान से एग्जांपल देता हूं जिसमें थोड़ा मजा आएगा। समझो मुझे ट्रैक करना है। क्या करना है? ट्रैक करना है। अब मैंने क्या बोला कि ट्रैक को थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाते हैं, ठीक है। यहां पे एक पहाड़ है समझो, और मुझे ट्रैक करना है। उस ट्रैक को मैंने बोला थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाते हैं। तो ट्रैक में कम से कम 12 लोग थे, ठीक है, 12 लोग थे। तो मैंने क्या किया, 4 ग्रुप बना दिए 3-3 के, ठीक है, 4 ग्रुप बना दिए 3-3 के। अब ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, ध्यान से सुनो, उसका एग्जांपल है, बहुत ज्यादा मजेदार एग्जांपल है और समझ में भी आ जाएगा। तो मैंने क्या बोला कि लेक्चर तो खत्म हो चुका है, आपको बस सुनना है आराम से बैठ करके, ठीक है, और समझ में आ जाएगा। 12 लोग हैं, ओके, और मेरे को ट्रैक करना है। तो मैंने ट्रैक को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए 12 लोगों का ग्रुप 4 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया। पहला 3 का, दूसरा 3, तीसरा 3, चौथा 3, ठीक है। तो मैंने इसको कुछ नाम दिया। कुछ नाम सजेस्ट करने के लिए आप लोग मेरे साथ हो नहीं ऑफलाइन, तो समझो मैं ही ले लेता हूं। नाम क्या देंगे हम लोग इसका? पहला ग्रुप का समझो दे दिया मैंने A, B, C और D, ठीक है। तो मैंने इस तरह से कुछ नाम दे दिए। तो पहला ग्रुप A, B, C और D। अब चारों ग्रुप्स ने पहाड़ चढ़ने शुरू किए, ठीक है। अब कोई यहां से चढ़ रहा है, कोई यहां से, कोई यहां से, कोई यहां से, चारों ने पहाड़ चढ़ने शुरू किए। A के पास 3 है, A1, A2, A3, 3 लोग हैं इसके। B के पास B1, B2, B3, यहां पे 3 लोग हैं। सिमिलरली C1, C2, C3 और सिमिलरली D1, D2, D3। अब देखो तीनों ग्रुप्स ने पहाड़ चढ़ना शुरू किया और मैंने बोला है कि जो भी सबसे पहले पहाड़ चढ़ेगा, ओके, जो भी सबसे पहले पहाड़ चढ़ेगा, ओके, आई विल गिव हिम अ रिवॉर्ड, ओके, रिवॉर्ड दूंगा। ये यहां पे जो कैंप लगाना है हमको ऊपर जा करके, वहां पे जो हारने वाली टीम है उनको खाना बनाना पड़ेगा और जो चढ़ के आई है टीम वो आराम करेगी, ठीक है। तो ये वाली चीज है। तो पहाड़ चढ़ना स्टार्ट किया, इस ग्रुप ने पहाड़ चढ़ना स्टार्ट किया। अब सबसे पहले ए का एक बंदा है A1, जल्दी 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 यहां पे चढ़ गया, ठीक है, और A2 और A3 आगे पीछे हैं। A1 वाला बंदा सबसे ऊपर चढ़ गया, ठीक है। इनको बोल रहा है जल्दी आओ, जल्दी आओ, जीत जाएंगे हम लोग यार, जल्दी आओ, क्या कर रहे हो A2 A3 यार, मतलब मजाक चल रहा है। C1 वाले जो हैं ये लोग जल्दी जल्दी चढ़ गए हैंड इन हैंड, ठीक है, जल्दी 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 चढ़ गए तीनों एक साथ और यहां तक पहुंच गए। C1, C2, C3। A1 अकेला यहां पे खड़ा होकर चिल्ला रहा है आधे घंटे से, यार आधे घंटे से खड़ा हो, आओ ना जल्दी, हार जाएंगे हम लोग। तो C1, C2, C3 यानी कि C ग्रुप सबसे पहले यहां पे पहुंच गया, ठीक है।
उसके बाद डी में भी D1 D2 D3, ठीक है, ये चढ़ रहे हैं। यहां पे सबसे पहले D2 पहुंचा, ठीक है, उसके बाद D1 और D3 पीछे रह गए। सिमिलरली बी वाले जो बंदे हैं ये लोग साथ में साथ, जैसे सी ग्रुप ने स्ट्रेटेजी इस्तेमाल की, साथ साथ यहां पे लोग चढ़ गए। तो बी ग्रुप जो है ना, सी ग्रुप फर्स्ट पोजीशन पे, बी ग्रुप सेकंड पोजीशन पे आ गया और D2 यहां पे पहुंच चुका था, है ना। सी ग्रुप के बाद तुरंत D2 यहां पे पहुंच गया था, चिल्ला रहा था वो भी, यार आओ 15 मिनट हो गए चिल्ला रहा हूं, आ जाओ, सेकंड तो आएंगे कम से कम, ठीक है ना। तो यहां पे D2 जो है वो आ गया, लेकिन D1 D3 पीछे रहेगा। तो इस तरह से B सेकंड पोजीशन पे आ गया, उसके बाद A वाले आ गए और फिर उसके बाद लास्ट में D वाले आ गए, ठीक है। अब कंक्लूजन क्या है इसमें, समझो ये जो मैंने बंदे बताए हैं, ठीक है, समझो ये कोई रिएक्शन है, ठीक है, समझो A वाली कोई रिएक्शन है जो कि 3 स्टेप में हो रही है ना। पहली A से कुछ बन रहा है B, ठीक है, A को बनाना है D, तो A से कुछ B बन रहा है, फिर B का C बन रहा है और फिर C का D बन रहा है ना। ऐसे 3 स्टेप में रिएक्शन हो रही है। अब मुझे जानना है कि रेट ऑफ द रिएक्शन क्या है। तो मेरे रेट ऑफ द रिएक्शन को किस हिसाब से जज करूंगा, जैसे मैंने इनको जज किया। अब यहां पे 16 बंदे की विन मैटर करती है क्या? 16 बंदे की विन मैटर ही नहीं करती भाई। A2 मतलब A1 कब का पहुंच चुका था ऊपर, कब से चिल्ला रहा था A2 A3 को, लेकिन मैं A ग्रुप को विजेता रखूंगा क्या? भले ही कितनी जल्दी तू आ जा, ग्रुप विन होगा क्या? नहीं विन होगा। मैं A ग्रुप का टाइमिंग पहुंचने का किस हिसाब से जज करूंगा? सबसे स्लो बंदे के हिसाब से। यानी कि क्या, समझो A1 पहुंच गया 10 मिनट में, है ना, उसके बाद धीरे धीरे A2 आ गया 12 मिनट में, लेकिन A3 को लगे 25 मिनट। तो ग्रुप A को कितना टाइम लगा पहुंचने में? ग्रुप A को कितना टाइम लगा? जितना टाइम A3 को लगेगा। यानी कि टाइमिंग ऑफ ग्रुप A इज 25 मिनट्स, ठीक है। आई जज द ग्रुप A ऑन द स्लोएस्ट पर्सन ऑफ द ग्रुप। एक बंदा स्लो होने की वजह से पूरा ग्रुप का टाइम देखो कितना हो गया, 25 मिनट उस एक बंदे की वजह से। अब एक बंदे की वजह से 10 मिनट तो टाइम नहीं गिन सकता मैं, ठीक है। तो A3 का टाइमिंग मेरा कितना हो गया? 25 मिनट्स। तो देखो एक बंदे की वजह से तो मैं टाइम 10 मिनट तो नहीं गिनूंगा, पूरे ग्रुप का टाइम में कितना गिनूंगा? 25 मिनट्स, बिकॉज ऑफ द वन स्लो पर्सन इन द ग्रुप। सिमिलरली रेट डिटरमाइनिंग स्टेप मतलब क्या, कि अगर मल्टीपल रिएक्शंस हो रहे हैं तो किस स्टेप के हिसाब से मैं रेट को डिटरमाइन करूंगा? किस स्टेप के हिसाब से? स्लोएस्ट स्टेप इन द रिएक्शन। स्लोएस्ट स्टेप मेरे को बताएगी कि पूरी रिएक्शन को फॉर्म होने में कितना टाइम लग रहा है। यानी कि A ने जल्दी जल्दी B बना दिया, उसके बाद C से D भी जल्दी जल्दी बनता है, लेकिन B से C बनने के लिए बहुत टाइम लगता है। तो पूरी रेट ऑफ द रिएक्शन किसके ऊपर डिपेंड करेगी कि B से C कितनी देर में बन रहा है। ओके, सो दिस इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, इट इज द स्लोएस्ट स्टेप इन द रिएक्शन व्हिच टेक्स प्लेस। तो बहुत सारे डाउट्स हैं कि स्लो स्टेप पे क्यों डिपेंड करता है रेट ऑफ द रिएक्शन, स्लो स्टेप पे क्यों। आई होप ये पहाड़ के एग्जांपल से आपको पता चल गया होगा कि किस तरह से चीजें मैटर करती हैं स्लोएस्ट स्टेप के हिसाब से, क्योंकि ग्रुप विनिंग में डिसाइड करूंगा सबसे स्लो बंदे के हिसाब से। जितना टाइम वो लगाएगा उतना टाइम मेरा ग्रुप का पकड़ा जाएगा। बेसिक रूल है, वही रूल लागू होता है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में। तो आई होप आपको मजा आया होगा एग्जांपल सुन के और रेट डिटरमाइनिंग स्टेप का समझ करके। आई मेड अप द एग्जांपल, आई टुक टाइम, आधा घंटा थोड़ा सा लिया था मैंने लेक्चर के पहले, कि इस एग्जांपल को मैंने सोचा कि इस तरह से आपके सामने प्रेजेंट करूंगा तो आपको समझ में आएगा। अगर फिर भी नहीं समझ में आता रेट डिटरमाइनिंग स्टेप तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करना, ठीक है। एग्जांपल पसंद आया होगा तो लाइक करना, जितना ज्यादा हो सके शेयर करना इस कंसेप्ट को, RDS। तो लेक्चर नंबर 92 हम यहां खत्म करते हैं। प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जितना ज्यादा हो सके मेंटोर जिंदगी बना के पढ़ा करो, कंसेप्ट्स को पूछो, नहीं आ रहा है तो टेलीग्राम ग्रुप है, उसके ऊपर आप कभी भी कमेंट कर सकते हो, 24 घंटे में आंसर मिल जाएगा। मिलते हैं लेक्चर नंबर 93 में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।